नमस्कार, आप देख रहे हैं NY 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 17 मई 2026, दिन है रविवार। अब बात करते हैं आज की मुख्य और बड़ी खबरों की। आर्मी चीफ की सख्त चेतावनी, कहा आतंकी हमले बंद नहीं हुए तो पाक सोच ले कि उसे भूगोल और इतिहास का हिस्सा रहना है या नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह आतंकवाद को बढ़ावा देना और आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करता तो उसे यह तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा रहना भी चाहता है या इतिहास बनना चाहता है या नहीं। एक कार्यक्रम के दौरान जनरल द्विवेदी ने कहा कि किसी भी सैन्य अधिकारी के लिए सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब उसके सैनिक उस पर भरोसा जताते हैं। उन्होंने बताया कि सफल ऑपरेशन के बाद जब सैनिक अपने अधिकारियों को साथी मानकर गले लगाते हैं, वही पल सबसे खास होता है। उन्होंने सैनिकों को निजी जिंदगी की मुश्किलों का जिक्र भी किया और सेना प्रमुख ने कहा कि ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात कई जवान अपनी शादी या अपने बच्चों के जन्म जैसे अहम पलों में भी परिवार के साथ नहीं रह पाते। सेना इन परिस्थितियों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, हालांकि चुनौतियां निरंतर से बाहर होती जा रही हैं। अब बात करते हैं भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद की। मूर्तियां शिलालेख पर मंत्र, भोजशाला में ASI को मिली 10 चीजें जिससे हाईकोर्ट को मानना पड़ा ये मंदिर है। भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने 242 पन्नों के फैसले में कहा कि विवादित परिसर मूल रूप से देवी वाग्देवी यानी कि मां सरस्वती का मंदिर और शिक्षा केंद्र था। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातत्व साक्ष्यों के आधार पर माना कि मौजूदा ढांचा मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों से बनाया गया है। फैसले में मंदिर वास्तुकला, देवी देवताओं की मूर्तियां, परमार काल की नक्काशी, खुदाई में मिले अवशेषों को अहम आधार माना गया। अदालत ने कहा कि मुस्लिम पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह संपत्ति वक्फ की गई है। साथ ही 1935 के प्रशासनिक आदेश को कानूनी रूप से मान्य नहीं माना गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता क्योंकि यह संरक्षित स्मारक की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने ASI के 2003 के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पूजा और नमाज के सीमित अधिकार तय किए गए थे। संतुलन बनाए रखने के लिए अदालत ने सुझाव दिया कि यदि मुस्लिम पक्ष चाहे तो राज्य सरकार उसे मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करवा सकती है। बात कर लेते हैं मार्केट की। सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं, अब सब चीजों के बढ़ जाएंगे दाम। एक्सपर्ट ने वार्निंग दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का असर अब आम लोगों को रोजमर्रा के खर्चों पर दिखना शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन महंगा होने से सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, फिर उसका असर सब्जियां, दूध, राशन, ऑनलाइन डिलीवरी, बस, ऑटो के किराए और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर भी पड़ता है। रिपोर्टर्स की मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है। पश्चिम एशिया में तनाव, खासकर ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी दबाव के चलते सरकारी तेल कंपनियों ने लगभग 4 साल बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इस खबर के अनुसार ट्रकों और माल की ढुलाई का खर्च बढ़ने से FMCG कंपनियां, किराना दुकानदार और परिवहन सेवाएं भी धीरे धीरे अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं। इससे घर का मासिक बजट प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल में और बढ़ोतरी संभव है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दिल्ली में पेट्रोल लगभग 97.70 और डीजल 90.67 प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में पेट्रोल पहले ही 100 के पार चला गया था। साथ ही CNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट महंगे हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायपालिका में बढ़ते हमलों को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ लोग मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविज्म के जरिए
व्यवस्था पर लगातार हमला कर रहे हैं। सीनियर वकील का दर्जा देने से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं और फिर यह संस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। यह टिप्पणी वकील संजय दुबे की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर वकीलों के नामबंद संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश लागू करने में देरी का आरोप लगाया था। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि अदालत द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बाजकी की बेंच ने वकील के रवैये पर नाराजगी जताई थी और कहा कि अगर हाई कोर्ट उन्हें सीनियर बना भी देता तो पेशेवर आचरण के आधार पर उसे रद्द किया जा सकता था। मुख्य न्यायाधीश ने कुछ वकीलों की कानून की डिग्रियों की सत्यता पर सवाल उठाए और कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियां देखकर कई डिग्रियों की जांच की तुरंत जांच जरूरी महसूस होती है। उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में ऐसे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जा सकती है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और एक्टिविस्ट वर्ग में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। अंजलि भारद्वाज, सबा नकवी, राजदीप सरदेसाई, प्रशांत भूषण समेत कई लोगों ने परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों के इस्तेमाल को अनुचित बताया। अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने भी इस पर तंज कसते हुए प्रतिक्रिया दी। बात कर लेते हैं नीट पेपर लीक के मामले की। रिटायरमेंट से पहले नीट के कई पेपर सेट करने में शामिल रहा था पीवी कुलकर्णी। सीबीआई अब इन सब पॉइंट्स पर कर रही है उनसे पूछताछ। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है और पहले इंटरनेशनल ट्रेनिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से नीट परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि उसकी संलिप्तता केवल नीट 2026 ही नहीं बल्कि 2024 पेपर लीक मामले में भी हो सकती है। जांच में सामने आया कि कुलकर्णी और उसके सहयोगी मनीषा वाघमारे ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में संगठित नेटवर्क बनाकर कमजोर छात्रों को निशाना बनाया था। कोचिंग संस्थानों के मार्क टेस्ट छात्र डेटा का इस्तेमाल ऐसे छात्रों की पहचान की गई थी जिससे पैसे लेकर पेपर और जवाब उपलब्ध करवाए जा सकते थे। आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों से लाखों रुपए वसूले गए, जबकि कुछ छात्रों को कम रकम देकर भी नेटवर्क का हिस्सा बनाया गया। सूत्रों के अनुसार परीक्षा के दिन मनीषा के खाते में करीब 10 लाख रुपए ट्रांसफर हुए थे, जबकि कई छात्रों ने 25-25 हजार रुपए तक जमा करवाए थे। जांच एजेंसियां अब लातूर के कई कोचिंग संस्थानों और उनके संचालकों से भी पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र का लातूर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसे लातूर पैटर्न कहा जाता है। अब यही पैटर्न पेपर लीक मामले के कारण विवादों में आ गया है। सीबीआई को शक है कि कुलकर्णी ने अपने प्रभाव और परीक्षा प्रक्रिया तक पहुंच का इस्तेमाल इन कोचिंग संस्थाओं पर पेपर लीक करके पहुंचाया था। अगली बड़ी और अहम खबर यूपी से आ रही है। यूपी के सरकारी मास्टरों के लिए आया एक और फरमान। योगी सरकार के निर्देश पर आदेश जारी। प्रदेश में जून और जुलाई के दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न बड़ी भर्ती परीक्षाओं के मद्देनजर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के जिला मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। इस संबंध में कई जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों यानी कि DIOS ने आदेश जारी किए हैं और आदेश के अनुसार बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य और शिक्षणेतर कर्मचारी गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी बिना अनुमति से जिले के बाहर नहीं जा सकेंगे। केवल आपात या आवश्यक परिस्थितियों में जिला विद्यालय निरीक्षक की लिखित अनुमति के बाद ही बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। जून जुलाई में लेखपाल मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, B.Ed प्रवेश परीक्षा, आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा, UPTE सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए शिक्षकों को यानी कि टीचरों को ड्यूटी कक्ष, निरीक्षण और अन्य जिम्मेवारी में लगाया जाएगा। 21 मई को लेखपाल मुख्य परीक्षा, 24 मई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा होनी है, 31 मई को B.Ed की प्रवेश परीक्षा होनी है, 3 से 4 जून को प्रशिक्षित स्थानक शिक्षक परीक्षा होनी है, 8 से लेकर 10 जून तक पुलिस भर्ती की परीक्षा है, 14 जून को GIC की परीक्षा होनी है, 2 से 4 जुलाई तक UPTET की परीक्षा होनी है। और माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी बिना किसी अनुमति के
जिला मुख्यालय छोड़ता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी संबंधित कर्मचारियों को यात्रा से पहले लिखित रूप में सूचना देना अनिवार्य होगा। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। राजस्थान में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या। पिता बोले उसे 650 अंकों की उम्मीद थी। नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से जुड़ी आत्महत्याओं की कड़ी के बीच राजस्थान में एक और मामला सामने आया है, जहां मेडिकल की तैयारी कर रहे एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। छात्र के परिवार ने बताया कि उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था। इस बार उससे लगभग 650 अंक आने की उम्मीद थी, लेकिन पेपर रद्द होने के बाद वे काफी परेशान हो गया था। उद्योग नगर स्टेशन हाउस ऑफिसर राजेश कुमार ने कहा कि पीड़ित की पहचान प्रदीप मेघवाल के रूप में हुई है, जो झुंझुनू के गुडा गोड़जी इलाके की कनकी की ढानी गांव का निवासी है। वह पिछले 3 सालों से अपनी 2 बहनों के साथ सीकर में रह रहा था और साथ ही एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि प्रदीप ने अपनी बहन के दुपट्टे से पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। शुक्रवार दोपहर जब यह घटना हुई तब उसकी छोटी बहन कोचिंग क्लास में थी, जबकि बड़ी बहन बाथरूम में थी। जब वह बाहर लौटी तो उसने देखा कि प्रदीप पंखे से लटका हुआ है। उसने तुरंत कैंची से दुपट्टा काटा और मकान मालिक व पुलिस को सूचना कर दी। परिवार के सदस्य और पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। शव को अस्पताल के मुर्दाघर में रखा गया है। प्रदीप 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा में शामिल हुआ था। उसके पिता राजेश कुमार मेघवाल ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने नीट के परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था और परिवार को उम्मीद थी कि उसे लगभग 650 अंक मिलेंगे। उसके परिवार ने बताया कि इस साल सरकारी मेडिकल सीट मिलने का पूरा भरोसा था, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद वह बहुत परेशान था। उन्होंने कहा इसके बाद पैदा हुई अनिश्चितता ने उसे डिप्रेशन में धकेल दिया। शायद इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। सीएम सम्राट चौधरी ने की घोषणा। मुजफ्फरपुर किशनगंज में खुलेगी सीमेंट फैक्ट्री। हाजीपुर में 100 एकड़ में बनेगा NIFTM। बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर नई रफ्तार मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार के मोर्चों पर बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों, इसके अलावा हाजीपुर में राष्ट्रीय स्तर के फूड टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। इन परियोजनाओं से खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। वट सावित्री पूजा की शुभकामनाएं देने के बाद राजधानी के गर्दनी बाग ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना करके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को मिलने जा रही इन सौगातों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि बिहार में औद्योगिक निवेश का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 67वीं बैठक में मुजफ्फरपुर, किशनगंज में डालमिया और अंबुजा की बड़ी सीमेंट की फैक्ट्रियां लगने वाली हैं। इसके अलावा 16 परियोजनाओं को स्टेज 1 क्लियरेंस और 4 परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई। सरकार का मानना है कि इन उद्योगों के शुरू होने से ही सीमांचल और उत्तर बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर पालना नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं परिवहन, निर्माण और छोटे कारोबारों को भी गति मिलेगी। इसी क्रम में वैशाली जिले के हाजीपुर में देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान की यानी कि NIFTEM की स्थापना को भी मंजूरी दे दी गई। करीब 100 एकड़ में बनने वाला यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण, रिसर्च, तकनीकी शिक्षा और एक उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनेगा। इससे बिहार के कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक राष्ट्रीय पहचान मिलने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह संस्थान किसानों और स्टार्टअप, इसके साथ साथ युवा उद्यमियों के आधुनिक तकनीक और परीक्षण बाजार से जुड़ने के अहम भूमिका निभाएगा। खास करके फल, सब्जी, मक्का, मखाना और अन्य कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिल सकता है। राज्य सरकार इसे विकसित बिहार और समृद्ध बिहार के विजन से जोड़कर देख रही है। उद्योग और शिक्षा के इन सब निवेशों को आने वाले वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। अब बात करते हैं सोने और चांदी की कीमतों के बारे में। इस हफ्ते सोना 8100 तो चांदी 12,900 रुपए हुई महंगी। देखते हैं आज के ताजा भाव।
भाव। सोने और चांदी की कीमतों में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली है। सोने का दाम 8100 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक और चांदी की कीमत 12,900 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,58,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि पिछले हफ्ते यही कीमत 1,51,078 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यह दिखाता है कि सोने की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर 8132 रुपए का इजाफा हुआ है। 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,44,920 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि ये पहले 1,38,387 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 18 कैरेट सोने की अगर बात की जाए तो 1,13,309 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,18,658 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। चांदी की कीमत एक हफ्ते में 12,900 रुपए से बढ़कर 2,68,500 रुपए प्रति किलो हो गई, जो पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो 2,55,600 रुपए प्रति किलो थी। इस हफ्ते के दौरान हाजिर बाजार में 24 कैरेट सोने ने 14 मई की सुबह को अपना सत्र जो है 1,61,349 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्च भाव से शुरू किया और वही जो न्यूनतम भाव था वो 11 मई को 1,49,667 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो शाम को देखा गया। चांदी की अगर बात की जाए तो उच्च भाव जो रहा वो 2,87,350 और जो न्यूनतम भाव था वो 2,55,300 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। सुबह और शाम के सत्र की अगर बात की जाए तो 2 बार कीमतें जारी की जाती हैं। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में तेजी की वजह मोदी सरकार की ओर से कीमती धातुओं पर आयात शुल्क यानी कि सेस बढ़ाकर 15% करना था, जो पहले 6%। इसी महंगाई के बीच आप ये भी मान के चलिए कि कभी भी महंगी हो सकती है गैस। आज क्या है एलपीजी सिलेंडर के दाम, आओ जानते हैं किन शहरों में कितनी है कीमत। देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। 16 मई 2026 को तेल कंपनियों ने 14.2 किलो वाले घरेलू गैस की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की। दिल्ली में घरेलू गैस जो 913 रुपए में मिल रहा है, जबकि मुंबई में यही गैस 912.50 रुपए और कोलकाता में 939 रुपए तय किया गया है। मार्च 2026 की अगर बात की जाए तो 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी। उसके बाद ये दाम स्थिर बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी के गैस के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। दिल्ली में इसका नया रेट जो है 3,071 रुपए 50 पैसे है। इसका असर होटल, ढाबा और फूड बिजनेस पर पड़ रहा है। इसके चलते कई जगहों पर खाने पीने की चीजें महंगी होने लगी हैं। व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती लागत से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के उछाल के कारण असर भारतीय बाजारों पर दिखाई दे रहा है। पेट्रोल और डीजल पहले ही 3 रुपए महंगे हो चुके हैं। हालांकि सरकार और तेल कंपनियां फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही तो आने वाले समय में एलपीजी के दाम जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। टॉप राज्यों में चमका छत्तीसगढ़। औद्योगिक राज्यों हरियाणा और तेलंगाना की कतार में पहुंचा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफेंस स्टेट्स 2025 की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को लैंडलॉक्ड स्टेट श्रेणी में हाई परफॉर्मर के रूप में मान्यता मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग व आंतरिक व्यापार के द्वारा ये उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का विषय है। ये दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख लॉजिस्टिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। बता दें कि इस रिपोर्ट के बाद अग्रणी औद्योगिक राज्यों हरियाणा व तेलंगाना की कतार में अब छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर पर। देश में पहली बार कैंटागन ड्रग की बड़ी खेप जब्त, करीब 182 करोड़ रुपए की है कीमत। ऑपरेशन रेड पिल के तहत करवाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पहली बार कैंटागन नामक ड्रग की एक बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी करीब कीमत 182 करोड़ रुपए आंकी गई है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ड्रग फ्री इंडिया के संकल्प के साथ साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रेड पिल के तहत एजेंसियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमित शाह ने कहा कि मध्य पूर्व भेजी जा रही इस ड्रग की खेप को जब्त करना और एक विदेशी
विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी होना नशे के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश में आने वाले या फिर भारत की जमीन पर ट्रांजिट रूट की तौर पर इस्तेमाल कर बाहर भेजे जाने वाले हर तरह के नशीले पदार्थों पर सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। गृह मंत्री ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए एनसीबी अधिकारियों और जवानों की सतर्कता और बहादुरी की सराहना भी की। अब बात करते हैं मराठा आरक्षण की। 30 मई से फिर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। मनोज जारांगे ने मराठा आरक्षण पर सरकार को दिया अल्टीमेटम। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने शनिवार को एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी अधूरी मांगों को लेकर 30 मई से अनिश्चित काल भूख हड़ताल शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को मारवाड़ा में कुनबी जाति प्रमाण पत्र बांटने के लिए 29 मई तक का समय दिया गया है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में पत्रकारों से बात करते हुए जारांगे ने कई मांगे रखी। उन्होंने मराठा आरक्षण उप समिति को तुरंत भंग करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि इस समिति में समाज के लिए कोई काम नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने मराठा और कुनबी समुदाय के एक अलग मंत्रालय बनाने पर जोर भी दिया। जारांगे ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मराठों और कुनबी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया पूरी तरह से रोक दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र ने इस काम को रुकवाया है। जारांगे के अनुसार पहले हैदराबाद गजट के आधार पर कुछ प्रमाण पत्र मिल रहे थे, लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार ने उन्हें प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किए। उन्होंने सरकार से 1700 और अन्य गजट को तुरंत लागू करने की मांग भी की। जारांगे ने कहा कि 17 गजट की घोषणा 8 महीने हो चुके हैं घोषणा हुई को, लेकिन अब तक ये लागू नहीं किया गया। उन्होंने मांग की कि पहले जारी किए गए प्रमाण पत्रों को मान्यता दी जाए। साथ ही पिछले आंदोलनों के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज पुलिस केस भी वापस लिए जाए। जारांगे ने 28 मई को अंतरवाली सराटी में समाज के विशेषज्ञों और विद्वानों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार की उन नई नीति पर चर्चा होगी जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी की सीटों पर दावा करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला तब किया था जब ओबीसी वर्ग उनकी सीटें ले चुका है। इसके अलावा उन्होंने सारथी संस्था के छात्रों की छात्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की तरफ से सारथी का करीब 1600 से लेकर 1800 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन कल्याणकारी योजनाओं को रोकने नहीं देंगे। जारांगे ने साफ किया कि अब सरकार को और समय देने के लिए तैयार नहीं है। शिकोपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा, बस ईडी को झेलना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 के मुचलके पर राहत दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी और जमानत मिलने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ईडी पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे निडर हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईडी के मुताबिक वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में हरियाणा के शिकोहपुर गांव में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि जमीन सौदे में फर्जी जानकारी, कम कीमत दिखाकर स्टाम्प शुल्क चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी। ईडी ने इस मामले में 58 करोड़ रुपए की कथित अवैध कमाई की पहचान की है और कई संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क भी की हैं। बढ़ते अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। जब भारत को ज्यादा विदेशी मुद्रा की जरूरत है तब उसने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया? भारत सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। यह फैसला गन्ना उत्पादन अनुमान से कम रहने और ईरान युद्ध के कारण उर्वरक आयात प्रभावित होने के बाद लिया गया। सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और महंगाई को नियंत्रित करना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उपभोक्ताओं में से एक है, इसलिए घरेलू बाजार को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि इस
फैसले के बाद चीनी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। इंडियन शुगर एंड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने कहा कि प्रतिबंध एक देहाती कदम है, लेकिन पहले से हुए निर्यात अनुबंधों को पूरा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर किसानों और चीनी मिलों पर पड़ सकता है। चीनी निर्यात रुकने से मिलों की कमाई घट सकती है, किसानों के बकाया भुगतान में देरी हो सकती है। वहीं अफ्रीकी देशों समेत कई आयात अब ब्राजील और थाईलैंड जैसे देशों का रुख कर सकते हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।